हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो आज हम अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 पढ़ेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 किस चीज़ की बात करता है? पीपीई। पीपी मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सो कंसेप्ट नंबर 1 हमारा क्या है? एप्लीकेबिलिटी एंड नेचर। मतलब जो पीपीई है ये कहाँ, मतलब ये एप्लीकेबिलिटी एंड नेचर हम पढ़ रहे हैं पीपीई की। मतलब कंसेप्ट एप्लीकेबिलिटी एंड नेचर एप्लीकेबल। ये जो पीपी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है कब से एप्लीकेबल होने लगा? ये एप्लीकेबल होने लगा है हमें 1 अप्रैल 2016 के बाद। और इसकी नेचर कैसी है? मैंडेटरी फॉर ऑल द एंटरप्राइजेस एक्सेप्ट फॉर दोज एंटरप्राइजेस विच आर अप्लाइंग इंडियस। जिन एंटिटीज़ के ऊपर इंडियस लगता है तो वो एएस कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर इंडियस लगता है। जो एंटिटीज़ इंडियस लगाती हैं उन एंटिटीज़ को छोड़ के बाकी सभी एंटिटीज़ के ऊपर क्या लगेगा? AS10 लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट नंबर 2 आ गया हमारा, मीनिंग ऑफ टैंजिबल फिक्स एसेट। कंसेप्ट नंबर 2 क्या है हमारा? मीनिंग ऑफ टैंजिबल फिक्स एसेट। फिक्स एसेट्स कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। एक होती है टैंजिबल फिक्स एसेट, दूसरी होती है इनटैंजिबल फिक्स एसेट। जो टैंजिबल फिक्स एसेट है ये किस में कवर है? AS10 में। जो इनटैंजिबल फिक्स एसेट है ये किस में कवर है? AS26 में। टैंजिबल फिक्स एसेट कौन सी होती हैं? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, व्हीकल्स, फर्नीचर एक्सेट्रा। और जो इंटेंजिबल एसेट होते हैं वो कौन से होते हैं? पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, गुडविल एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमने मतलब बताया मीनिंग ऑफ टैंजिबल फिक्स एसेट। हम टैंजिबल फिक्स एसेट किसको बोलेंगे? ये 4 कंडीशंस अगर हम सेटिस्फाई कर देते हैं तो हमारी क्या बन जाती है? वो टैंजिबल फिक्स एसेट्स बन जाती है। एज पर द प्रोविजंस ऑफ AS10, AS10 के कहते दायरे पे एन एसेट कैन बी क्लासिफाइड अंडर द हेडिंग ऑफ पीपीई देन द फॉलोइंग कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड। अगर हमें किसी एसेट को पीपीई में लेके जाना है तो उसके लिए उसको कुछ कंडीशंस दी गई हैं, वो सेटिस्फाइड करनी ज़रूरी है। कंडीशन 1 क्या है हमारी? कंडीशन 1 क्या है? इट शुड बी हेल्प फॉर यूज इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट और इन सेलिंग डिपार्टमेंट। इट मीन्स दैट इट शुड नॉट बी हेल्प फॉर रीसेल बिकॉज एसेट हेल्प फॉर रीसेल आर कंसिडर्ड एज इन्वेंट्रीज। अब क्या है कंडीशन 1 क्या है? जो हमारी एसेट है हम अपने बिजनेस करने के लिए कुछ एसेट्स खरीदते हैं। एसेट हम किस लिए खरीदते हैं? उसको यूज़ करते हैं, उसको यूज़ करके ताकि हम उसको अपना बिजनेस कर सके। मान लो मेरी नोटबुक बनाने की फैक्ट्री है, मैंने एक मशीन खरीदी है। मैंने अपनी मशीन क्यों खरीदी है? ताकि मैं उसको यूज़ कर सकूँ, उसको यूज़ करके मैं कुछ प्रोड्यूस कर सकूँ। सो वो मेरी एसेट क्या है? हेल्प फॉर यूज़ है। यहाँ पे मतलब क्या है? उसे वो जो हमारी ये एसेट है ना, वो किसी भी डिपार्टमेंट में यूज़ हो सकती है, बट उसका मतलब सिर्फ किससे होना चाहिए? यूज़ से होना चाहिए। दोबारा पढ़ते हैं इस पॉइंट को। कंडीशन 1, इट शुड बी हेल्प फॉर यूज इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट और सेलिंग डिपार्टमेंट। नोट, इट मीन्स दैट इट शुड नॉट बी हेल्प फॉर रीसेल। हमारा मेन पर्पस क्या है? उसको हम रीसेल नहीं होनी चाहिए, मतलब वो हमारे यूज़ के लिए होनी चाहिए। बिकॉज एसेट हेल्प फॉर रीसेल, अगर हम कोई भी एसेट अगर हम उसको रीसेल कर रहे हैं वो तो इन्वेंट्री बन गई, हमारा स्टॉक बन गया। तो स्टॉक के ऊपर तो AS2 लगता है, बट हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? AS10 की बात कर रहे हैं। तो इसीलिए जो हमारी फिक्स एसेट है, फिक्स टेंजिबल एसेट जो हमारी एंटिटी में लगी हुई है, उसका मेन पर्पस क्या होना चाहिए? हेल्प फॉर यूज़ होना चाहिए, नॉट फॉर रीसेल। फर्स्ट कंडीशन ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है? और कंडीशन कंडीशन फर्स्ट का इन्होंने एक पॉइंट दे रखा है, और इट शुड बी हेल्प फॉर रेंटल पर्पस। उसमें अगर हमारे पास कोई एसेट है, हम उसमें से अगर रेंट आ रहा है, एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी विच इज कवर्ड इन AS13। नोट, इट मीन्स दैट एसेट विच आर हेल्ड फॉर रनिंग एंड रेंटल्स आर ऑल्सो कवर्ड इन AS10। कोई भी अगर एसेट है, अगर उस एसेट से हमें रेंट आ रहा है, एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी वाले पार्ट को छोड़ के अगर हमारे पास कोई भी और एसेट है, लाइक मेरे पास गाड़ी है, मैंने अपनी गाड़ी को किराए पे चढ़ा रखा है, मतलब किराए पे लगा रखा है। ठीक है। अब मान लो मेरे पास एक कैमरा है, मेरा कैमरा मेरे पास ऐसे ही पड़ा घर पे, मैंने उसको, वो जो होता है ना प्रोड्यूसर्स जो फिल्म शूट करते हैं, उनको रेंट पे दे रखा है। ठीक है। तो अगर मेरे पास कोई एसेट है, एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट वाले को छोड़ के, और उस एसेट से मुझे रेंटल आ रहा है, तो उसके ऊपर भी AS10 लगेगा। मतलब वो जो एसेट हमारे पीपी के अंडर आएगी। जैसे एग्जाम्पल देखो, कार हो गए, ट्रक्स हो गए, मशीनरी होगी एक्सेट्रा। ठीक है। प्लस कंडीशन सेकंड क्या है? इट शुड बी हेल्प फॉर
मोर देन 12 मंथ्स। मान लो कोई एसेट खरीदी मैंने सोचा यार इसको तो मैं 12 महीने से पहले निकाल दूंगा। अगर कोई भी एसेट अगर हम 12 महीने से पहले ही सेल कर देते हैं तो वो तो हमारी क्या हो गए, वो मतलब हम उसको अपनी बैलेंस शीट में दिखा ही नहीं पाएंगे क्योंकि हमने उसको पहले ही सेल कर दिया। अगर हमने अपनी एसेट को बैलेंस शीट में दिखाना है तो इट शुड बी मोर देन द 12 मंथ्स। थर्ड कंडीशन क्या है, इट शुड बी रिलायबल एस्टिमेट ऑफ इट्स कॉस्ट। नोट इफ वी डोंट नोट द कॉस्ट ऑफ एन एसेट देन इट कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड इन बुक्स। मान लो मेरे पास एक एसेट है, मुझे पता ही नहीं यार ये कितने की है, मुझे पता ही नहीं बुक्स में कि ये मेरी एसेट कितने की है, कितने की खरीदी थी, या तो मेरी बुक्स में कुछ पता ही नहीं मुझे। जब वो मुझे उसकी कॉस्ट ही नहीं पता तो उसके ऊपर मैं डेप्रिसिएशन कैसे लगाऊंगा। सो इट शुड हैव ए रिलायबल एस्टिमेट ऑफ इट्स कॉस्ट। कंडीशन 5 क्या है, इट शुड हैव इकोनॉमिक बेनिफिट्स फॉर द एंटरप्राइजेस। नोट इफ एनी एसेट डजंट हैव अ बेनिफिट देन इट शुड बी रिटन ऑफ इन पी एन एल अकाउंट इमीडिएटली। मान लो मेरे पास कोई एसेट है, मैं सोच रही थी मुझे इस एसेट से तो बहुत फायदे होंगे, देखा इस एसेट से मुझे कोई फ़ायदे नहीं हो रहे, तो इसका फ़ायदे ही क्या, जिससे मुझे कुछ फ़ायदे ही ना हो रहे हो, तो उसको मैं क्या करूँगी, इमीडिएटली पी एन एल अकाउंट में राइट ऑफ कर दूँगी। सो मुझे कुछ ना कुछ से इकोनॉमिक बेनिफिट्स होने ज़रूरी है। ये 4 कंडीशंस हैं, अगर मेरी ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं देन वो मेरी एसेट है जो पीपी के अंडर हेडिंग में आएगी और उसके ऊपर ES 10 लगेगा। नेक्स्ट कंसेप्ट नंबर 3, हमने कंसेप्ट नंबर 1 क्या पढ़ा था, एप्लीकेबिलिटी। ये स्टैंडर्ड कब से एप्लीकेबल चालू है 1/4/2016 के बाद ये स्टैंडर्ड कंपलसरी हो गया एंटिटीज़ के लिए। कौन सी एंटिटीज़ के लिए, सारी एंटिटीज़ के लिए, सिर्फ किन एंटिटीज़ के लिए नहीं हो, जो एंटिटीज़ इंड AS अप्लाई करती हैं। ये था हमारा कंसेप्ट नंबर 1। कंसेप्ट नंबर 2 क्या था हमारा, मीनिंग ऑफ टेंजिबल फिक्स एसेट। टेंजिबल फिक्स एसेट का मतलब क्या है, हमने मीनिंग पढ़ लिया। अभी हम पढ़ रहे हैं कंसेप्ट नंबर 3, आउट ऑफ स्कोप। ऐसी कौन सी एसेट्स हैं जो इस AS 10 के दायरे से बाहर है, बायोलॉजिकल एसेट्स और वेस्टिंग एसेट्स। वेस्टिंग एसेट्स कौन सी होती हैं, लाइक मिनरल ऑयल्स, ओर्स, नेचुरल गैसेज और एनी अदर नॉन जनरेटिव एसेट्स। इनके ऊपर क्या लगता है, इंड AS लगता है, AS तो लगता ही नहीं वेस्टिंग एसेट्स के ऊपर। ऐसी बायोलॉजिकल एसेट्स होती हैं, ये एसेट्स क्या है, बायोलॉजिकल एसेट्स, ये भी हमारे आउट ऑफ स्कोप है। आउट ऑफ स्कोप AS 10। बायोलॉजिकल एसेट्स 2 तरह की होती हैं, लिविंग एनिमल्स एंड बेयर प्लांट। लिविंग एनिमल्स काउ, शिप, गोट, हैन एक्सेट्रा, इनके ऊपर इंड AS 41 लगता है। मान लो मेरी अमूल दूध बनाता है इंडिया, उसके पास बहुत सारी गायें हैं जिनसे वो दूध लेते हैं, ठीक है। अब वो कैसे ये डिसाइड कर लें कि इस गाय की उम्र इतने साल है और उसके हिसाब से डेप्रिशिएट लगाए, ये सब पॉसिबल नहीं है ना। तो इसलिए इनके ऊपर AS नहीं लगता, इनके ऊपर इंड AS लगते हैं। बायोलॉजिकल एसेट्स 2 तरह की हैं, लिविंग एनिमल्स और लिविंग प्लांट एंड ट्री। इसमें से आते हैं एक्सेप्ट बियर प्लांट को छोड़ के, बियर प्लांट के ऊपर कहते हैं ये AS 10 लगता है। At present, there is no counting standard on biological or waste asset except on bearer plant. If any plant provide agriculture produce in the form of fruits, then it is called bearer plant. अब bearer plant का मतलब क्या है, bearer plant का मतलब है, मान लो कोई प्लांट है, ठीक है, कोई पौधा मैंने उगाया, 2-3 साल किसी मैंने पेड़ को उगाया, 2-3 साल उसको उगने में लग गए, बाद में क्या हुआ, वो पेड़ मुझे फ्रूट्स देने लगा और वो फ्रूट्स मुझे 15 साल तक देता ही रहेगा, ठीक है। मैं क्या करूँगी, जब उसका सीज़न आएगा वो मुझे फ्रूट्स देगा, मैं उसके फ्रूट को काट लूँगी, ठीक है, और पेड़ तो नहीं काटूँगी ना, मैं फ्रूट्स ही काटूँगी ना, तो ये मेरी क्या हुई, बेयर प्लांट हुई। बट अगर मान लो मैंने कुछ ऐसा ट्री उगाया जो मुझे लकड़ी देता है, लकड़ी लेने के लिए तो मुझे पेड़ ही काटना पड़ेगा, तो वो मेरा बेयर प्लांट नहीं है, जैसे लंबर, टीकवुड एक्सेट्रा, ठीक है। अभी आता है द फॉलोइंग डूज एंड डोंट्स आर रेलिवेंट फॉर बेयर प्लांट। बेयर प्लांट शुड हैव यूजफुल लाइफ फॉर मोर देन 12 मंथ्स। हमने पीछे बात की थी, अगर कोई भी एसेट है हमारी कब मानी जाएगी कि एसेट है, अगर उसकी अगर वो हमने मोर देन 12 मंथ्स के लिए रखी है। प्रोवाइड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, कुछ ना कुछ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करें इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स, एप्पल, मैंगो, ऑरेंजेस, एलमोंड एक्सेट्रा। नेक्स्ट टाइम बेयर प्लांट शुड नॉट बी, हमने क्या बोला, बियर प्लांट के लिए बियर प्लांट को 12 महीने से उसकी यूज़फुल लाइफ होनी चाहिए, और हमने क्या बोला,
वो कुछ ना कुछ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करे। अब उस बियर प्लांट में क्या नहीं होना चाहिए, हेल्प फॉर लंबर। मैंने बोला ना बियर कुछ ऐसे प्लांट भी होते हैं जो लोग उगाते हैं लकड़ी के लेने के लिए, अगर उसमें से वो लकड़ी ले लेते हैं तो उसका पूरा प्लांट कट गया तो वो हमारा बियर प्लांट नहीं है। लाइक क्रॉप क्रॉप हम उगाते हैं वीट राइस, तो जब वो कनक उगाते हैं हम, तो जब कनक उग जाते हैं तो हम पूरी क्रॉप काट देते हैं, तो ये भी बियर प्लांट नहीं है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अभी तक हमने 3 कंसेप्ट पढ़े हैं। फर्स्ट कंसेप्ट क्या था हमारा, एप्लीकेबिलिटी एंड इट्स नेचर। ये काउंटिंग स्टैंडर्ड कब से एप्लीकेबल होना चालू हुआ है, ये काउंटिंग स्टैंडर्ड में 1 अप्रैल 2016 से एप्लीकेबल होना चालू है। और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा काउंटिंग स्टैंडर्ड, AS10। AS10 कौन सा काउंटिंग स्टैंडर्ड है, PP, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब ये कह रहे हैं कि जो ये मेरा AS10 है, ये सारी एंटिटीज़ के ऊपर लगता है, सिर्फ उन एंटिटीज़ को छोड़ के जिनके ऊपर क्या अप्लाई होता है, इंडियस। ये मेरा कंसेप्ट नंबर 1 था। कंसेप्ट नंबर 1 क्या था, एप्लीकेबिलिटी एंड इट्स नेचर। सेकंड कंसेप्ट मैंने आपको कराया था, मीनिंग ऑफ टेंजिबल फिक्स एसेट। टेंजिबल फिक्स एसेट का मतलब क्या है, टेंजिबल फिक्स एसेट कौन कौन सी होती है वो मैंने समझाया था आपको, और इनटेंजिबल फिक्स एसेट कौन सी होती है। फिर हमने क्या किया था, अगर कोई भी एसेट टेंजिबल फिक्स एसेट है, वो PP के अंडर हेडिंग में कब आएगी, अगर वो अपनी 4 कंडीशंस को पूरा करती है। उसकी पहली कंडीशन क्या थी, उसकी पहली कंडीशन क्या थी, उस टेंजिबल फिक्स एसेट की पहली कंडीशन क्या थी, पहली कंडीशन क्या थी, उसकी पहली कंडीशन हमने पढ़ी थी ना, क्या थी वो, इट शुड बी ए हेल्प फॉर यूज़। वो जो हमने एसेट अपने बिजनेस में यूज़ की है, वो यूज़ होनी चाहिए हमारे बिजनेस में। ऐसा नहीं है यूज़ होनी चाहिए, उससे रेंट आना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें हो रही हैं तो वो अपनी एसेट है। अगर वो अपनी एसेट है, हम उसको कहाँ दिखाएंगे, PP के हेडिंग में दिखाएंगे। बट मैंने बोला उसके रेंटल आना चाहिए। रेंटल किसका छोड़ के, इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टीज लैंड एंड बिल्डिंग, उसका किराया छोड़ के अगर हमें किसी और चीज़ से किराया आता है, लाइक व्हीकल से, ठीक है, कैमरा से, फर्नीचर से, अगर हमें कोई और एसेट का किराया आ रहा है तो हमारी क्या है वो, उसके ऊपर भी AS10 अप्लाई होगा। ठीक है, हेल्ड फॉर यूज़ एसेट जो है वो हमारी हेल्ड फॉर यूज़ चाहिए, फर्स्ट पॉइंट तब। सेकंड पॉइंट क्या था, इट शुड बी यूज फॉर मोर देन 12 मंथ्स। जो एसेट है वो हम जो यूज़ कर रहे हैं बिजनेस में, उसका 12 महीने से ज़्यादा प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या था हमारा, उसकी कॉस्ट वैल्यू होनी चाहिए। मान लो मेरे पास कोई एसेट है, मुझे पता ही नहीं मैंने कितने की खरीदी है, कुछ पता ही नहीं, तो फिर उसकी कैसे अकाउंटिंग करूँगी, जो मुझे कुछ पता ही नहीं, तो उसकी रिलायबल कॉस्ट होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट ये था हमारा। फोर्थ पॉइंट क्या था हमारा, उसके कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट्स होने चाहिए उस एसेट के। अगर हमारे पास कोई एसेट है जिसका मुझे कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट ही नहीं हो रहा, तो फिर उसको मैं अपने बैलेंस शीट में क्यों दिखाऊंगी, उसको तो मैं राइट ऑफ कर दूंगी, क्योंकि मुझे इसका प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, कुछ भी इकोनॉमिक बेनिफिट सही नहीं इस एसेट के। फिर हमने कंसेप्ट नंबर 3 क्या पढ़ा अभी, आउट ऑफ स्कोप। ऐसी कौन सी एसेट्स हैं जो AS10 के दायरे से बाहर है, बायोलॉजिकल एसेट और वेस्टिंग एसेट। वेस्टिंग एसेट आपको पता है, नेचुरल रिसोर्सेज जो हम रीजनरेट नहीं कर सकते। बायोलॉजिकल एसेट 2 तरह की होती हैं, लिविंग एनिमल्स और प्लांट्स वाली। प्लांट्स वाली में बेरल प्लांट हमारी क्या है, उसके ऊपर AS10 अप्लाई होता है। अभी हम आ गए हैं अपनी कंसेप्ट नंबर 4। कंसेप्ट नंबर 1 क्या था, एप्लीकेबिलिटी एंड इट्स नेचर। कंसेप्ट नंबर 2 क्या था, मीनिंग ऑफ टेंजिबल फिक्स एसेट। कंसेप्ट नंबर 3 क्या था, आउट ऑफ द स्कोप ऑफ द एसेट्स। कंसेप्ट नंबर 4 क्या है, इनिशियल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ PPE। जब हम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को, जब हम एसेट को पहली बार रिकॉर्ड करेंगे, पहली बार हम रिकॉर्ड करेंगे, हम अपने कोई भी PPE लेते हैं, कोई भी एंटिटी है वो अपना ये लेती है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट लेती है, तो वो जो अपना प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट लेती है वो पैसे दे के भी ले सकती है, या वो सोचती है कि नहीं नहीं, पहले हम ये एक एक करके केसेस कुछ डिस्कस करेंगे। ये मैंने कंसेप्ट नंबर 4 आपको करा रखा है ना, इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ PP। ठीक है, एक्विजिशन ऑफ PP बाय द एंटिटी। अब मान लो मैं एक एंटिटी हूँ, मेरे को अपना एक एसेट लेना है, मेरे पास क्या क्या तरीके हैं अपनी एसेट्स को लेने के लिए। ये एक तरह से सिंपल भाषा में हम ये कह सकते हैं, या तो मैं अपनी एसेट को कैश से ले लूँगी, या मैं बोलूँगी कि नहीं मुझे अपनी बनी बनाई एसेट नहीं लेनी, मैं खुद बनाऊँगी। लाइक मुझे एक बिल्डिंग खरीदनी है,
ठीक है, मैंने देखा यार नहीं बिल्डिंग में पता नहीं उन्होंने कैसा माल मूल यूज़ कर रखा होगा, कैसा मटेरियल होगा, मैं तो खुद से बनाऊंगी जगह लेके। सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट वो होती हैं। हायर परचेज, मेरे पास पैसे नहीं बट मुझे एसेट की रिक्वायर्ड है बिजनेस में, तो मैं हायर परचेज के थ्रू लूँगी। ये एक तरह का लोन ही होता है। एक्सचेंज ऑफ एसेट्स, मतलब मेरे पास कोई पुरानी एसेट थी, मैंने उसको दे दी, उसके बदले मैंने नई ले ली। एक्सचेंज बाय शेयर्स, मान लो मेरी कंपनी है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने अपनी कंपनी के शेयर इशू कर दिए सामने वाले बंदे को, उससे एसेट ले ली। आगे है एक्सेप्शनल केसेस, कुछ इसके एक्सेप्शनल केसेस क्या हैं। ये इतने सारे कितने सारे केस पढ़े हैं हमने, 6 केसेस पढ़े हैं, 6 पॉइंट्स पढ़े हैं जो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ये हमारा किस चीज़ का हम पढ़ रहे हैं, इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ एसेट। जब हम एसेट को खरीदते हैं पहली बार हम उसे कैसे रिकॉर्ड करेंगे। अब मैंने अपनी एसेट को खरीदा, परचेज बाय कैश, केस 1। इफ एनी tangible fixed asset is acquired by cash, then there may be two types of items which are considered while computing cost of PP। कहते दो तरह की चीज़ें को हमें ऊपर ध्यान रखना है। आइटम्स टू बी इंक्लूडेड वाइल कंप्यूटिंग कॉस्ट ऑफ पीपी, आइटम्स टू बी एक्सक्लूडेड वाइल कंप्यूटिंग द कॉस्ट ऑफ पीपी। मैंने क्या निकालना है, पीपीई निकालना है। अगर कोई भी मेरी टैंजिबल फिक्स एसेट है, अगर मैं उसको खरीदती हूँ कैश देके, तब मुझे मुझे तब दो बातों का ध्यान में रखना ज़्यादा ज़रूरी है। जब मैं उसकी कॉस्ट में क्या क्या ऐड करूँगी जब मैं इसको खरीदूँगी, और मैं जब उस एसेट को खरीदूँगी क्या क्या ऐड नहीं करूँगी। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे ध्यान में रखनी है। फर्स्ट क्या है, स्टेटमेंट शोइंग कॉम्पिटिशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ पीपी। हम पीपी की कॉस्ट कैसे निकालेंगे। परचेज प्राइस, नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, मतलब जब हम किसी सप्लायर के पास जाते हैं, हम उसको बोलते हैं कि हमें आप 90 लाख के आसपास की बजट की मशीन दिखा दो, हमारा ये काम है, हमें इस पर्पज़ के लिए चाहिए। तो जो आपको वो सप्लायर होगा वो मशीन दिखाएगा, ठीक है। तो उस टाइम पे वो बोलता है मैं आपको चलो इतना डिस्काउंट कर दूँगा। वो डिस्काउंट हम उसी टाइम पे लेस कर देते हैं, फिर हम नेट दिखाते हैं परचेज प्राइस। ऐड क्या करते हैं, टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ जो रिफंडेबल नहीं है, अगर वो रिफंडेबल है तो हम नहीं ऐड करेंगे। अदर रेलिवेंट आइटम्स टू बी एडेड, क्या ऐड करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, उस एसेट के जो को लेके आने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लग रहे हैं, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस वो करेंगे। ट्रांजिट इंश्योरेंस भी कराया हमने उस एसेट को, ताकि वो एसेट हमारे प्रेमाइसेस तक आराम से सही सलामत पहुंच जाए। साइट प्रिपरेशन एक्सपेंसेस, मैंने उस एसेट को अपनी फैक्ट्री में रखना है, जहाँ मुझे अपनी फैक्ट्री में उस एसेट को रखना है, मैंने उसके लिए कुछ स्पेशल नई फाउंडेशन बनाया है, वो एक्सपेंसेस। इंस्टॉलेशन चार्जेस, मैंने अभी वो मशीन तो मंगा ली बट मेरे को इंस्टॉल नहीं करनी है, मैंने कोई प्रोफेशनल बंदा हायर किया है इंस्टॉलेशन के लिए। इंस्टॉलेशन चार्जेस, प्रोफेशनल फी फैनी, स्टार्टअप कमीशनिंग कॉस्ट, ट्रायल रन कॉस्ट। स्टार्टअप कॉस्ट क्या है, मान लो मैंने अपनी मशीनरी पहली बार यूज़ की, नई मशीनरी थी मेरी, अब मैंने नई मशीनरी यूज़ की है, ठीक है, मैंने कुछ यूनिट्स बनाए हैं, कॉस्ट ऑफ सैम्पल यूनिट्स कुछ तैयार किए। अब मान लो मैंने 10 यूनिट बनाए, उसमें से मेरे 8 यूनिट स्क्रैप हो गए, उसमें से मुझे उस यूनिट्स का कुछ पैसा मिल गया। सो 10 यूनिट माइनस 8 यूनिट स्क्रैप होके 2 यूनिट्स के ऊपर जो भी मेरा खर्चा हुआ है, ट्रायल रन कॉस्ट। स्टार्टअप एंड कमीशनिंग कॉस्ट मतलब ट्रायल रन कॉस्ट। एनी अदर एक्सपेंसेस विच इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विद द एक्विजिशन ऑफ पीपी, ऐसा कोई भी खर्चा जो मेरा पीपी से रिलेटेड है उसके खरीदने तक, वो सब इसमें ऐड होंगे। अब कौन कौन से ऐसे खर्चे हैं जब मैं अपनी एसेट को खरीदूंगी तब वो ऐड नहीं करेंगे हम, वेवर्स कंसेशन एक्सेट्रा बाय द वेंडर आफ्टर द एक्विजिशन ऑफ एसेट। इसका मतलब क्या है, मान लो मैंने अपने सप्लायर को बोला मुझे 1 करोड़ की मशीन चाहिए, ये लो आप 90 लाख कैश ले लो, 10 लाख मैं आपको बाद में दूंगा जब मुझे सेटिस्फाई होगी, हाँ ये मशीन तो बढ़िया काम करती है, 2-3 महीने बाद मैं आपको इसकी पेमेंट करूँगा। वो बंदा बोला ठीक है अभी ले जा, 90 लाख तो मुझे दे रहा है तो क्या दिक्कत है। बाद में उसने बोला कोई बात नहीं अब 10 लाख रहने दो, तो मुझे क्या मिल गया, वेवर मिल गया, कंसेशन मिल गया, एक्सेट्रा बाय द वेंडर आफ्टर एक्विजिशन ऑफ एसेट, एसेट के लेने के बाद। तो इसको जितना मुझे वेवर मिला कंसेशन वो सब लेस करूँगी। एक्सेप्शनल आइटम्स टू बी कंसिडर्ड, आगे मुझे गवर्नमेंट से कोई ग्रांट मिल गई फॉर द एक्विजिशन ऑफ एसेट, वो लेस करूँगी। कॉस्ट ऑफ डिमोलिशन इफ एनी, नेट ऑफ स्क्रैप फ्रॉम ओल्ड मटीरियल। कॉस्ट ऑफ डिमोलिशन, मान लो मैंने कोई एसेट खरीदी है, ठीक है, अब ये एयरक्राफ्ट है, क्रूज़ वगैरह है, जब हम इसको डिमोलिश करते हैं ना तो उसकी कॉस्ट लगती है बहुत मोटी अमाउंट में,
तो वो जो डिमोलिशन कॉस्ट है, और उस डिमोलिशन कॉस्ट तो हम लेंगे, बट मान लो हमारे पास उसमें से इतना मटेरियल बिक गया, वो हम लेस कर देंगे, तो ये क्या आएगा, नेट नेट ऑफ द कॉस्ट ऑफ डिमोलिशन। फिर इन सभी कुछ एक्सपेंसेस को हमने ऐड किया, कुछ को लेस किया, उन सब का प्लस माइनस करके परचेज प्राइस में हमारी वो आ जाएगी कॉस्ट ऑफ द पीपीई। ठीक है, ये अभी हमने यहाँ तक पढ़ लिया। अभी हम इसके बेसिस पे